Namaste everybody. Once again welcome to my class. How are you? I think you will be fine. All of you know that we are reading our poem Village written in country churchyard. We have been reading this poem for a long time because this poem is too long. This single poem is equal to 10 poems. So we have to read it throughout so many days. All of you know that we have completed more than half poem and we have completed its important explanations, its short questions and its long questions. Anyway, this poem has been completed for the exam, but some part of this poem is remaining. So we are now going to start or begin the remaining part of this poem. Okay, let's start. देखिए, इस पोएम का एलिजी रिटन कंट्री चर्च यार्ड का जो एग्जाम की दृष्टिकोण से चीज़ें हैं वो हम लगभग करा चुके हैं, लेकिन फिर भी इस पोएम का कुछ हिस्सा शेष रह गया था, वो हम अब 1 2 3 क्लासेस में कंप्लीट करा देते हैं। आप सब जानते हो कि पोएम इतनी लंबी है, आप फर्स्ट ईयर पास करके आए हो तो उसमें सोनेट्स आपने पढ़े हैं, सेल आई कंपेयर दी नॉट मार्बल नॉर गिल्डेड मॉन्यूमेंट्स एटसेट्रा एटसेट्रा, तो 14 लाइन्स के होते हैं और ये जो पोएम है 124 लाइन्स की अकेली है। यानी कि ये उन पोएम से 10 और मोर 10 टाइम्स ज़्यादा बड़ी है। यानी कि एक तो 14 लाइन्स की पोएम और एक 124 लाइन पोएम, इसलिए बहुत ज़्यादा लंबी भी हो रही है, बहुत समय से चल रही है, लेकिन हमने बीच में आपको पर्याप्त मात्रा में जो पढ़ने के लिए चीज़ें हैं, एक्सप्लेनेशंस, क्वेश्चंस, वो सारी चीज़ें दे दी हैं। तो अब इस पोएम को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, फार फ्रॉम द मेडलिंग क्राउड इग्नोबल स्ट्राइफ। फार का मतलब होता है एट ए ग्रेट डिस्टेंस फ्रॉम। फार फ्रॉम द मेडलिंग क्राउड। मेडिंग क्राउड्स का मतलब क्या है यार? मेडिंग क्राउड का मतलब है ऐसी भीड़ जो पागलों के जैसी हरकत करे, यानी कि बिहेव्स लाइक ए मैड। फार फ्रॉम द मेडलिंग क्राउड इग्नोबल स्ट्राइफ। इग्नोबल मीन्स लॉ एंड स्ट्राइफ मीन्स क्वारल, लड़ाई झगड़े। देखो, कभी इसमें एम्फेसिस ये करना चाहता है थॉमस ग्रे कि जो गांव वाले हैं, आप ये जानते हो कि वो कंपैरिजन प्रस्तुत कर रहा है गांव के लोगों में और शहर के लोगों में। तो कभी कहता है कि जो ये लोग हैं ग्रामीण, जो रस्टिक्स लोग हैं, रूड फोर फादर्स हैं, हमारे रूड विलेजर्स हैं, ये फार फ्रॉम द मेडलिंग क्राउड्स इग्नोबल स्ट्राइफ। जो पागलों जैसी भीड़ है, एक एक लाइन का अर्थ समझिएगा। जो पागल लोगों जैसी भीड़ है, पागलों जैसी हरकत करने वाली है, अर्थात भौतिक सुविधाओं के पीछे, लग्जरीज के पीछे पागलों की भांति जो दौड़ने की और पागलों की भांति सुविधाओं पर आपस में लड़ने की नीच हरकत, नीच लड़ाइयां करने की जो लोग हैं, नीच लड़ाइयां करने वाले लोग हैं, फार फ्रॉम उनसे बहुत दूर है। ठीक है, बहुत अच्छा गहरा भावार्थ है इसका, हिडन मीनिंग जो है वो शानदार है। तो जो फार फ्रॉम द मेडलिंग क्राउड इग्नोबल स्ट्राइफ, भौतिक सुख सुविधाओं के लिए जो भीड़ के लोग हैं, लॉ मीन्स इग्नोबल लॉ, जो नीचे झगड़ा लड़ाई झगड़े करते हैं भौतिक सुख सुविधाओं के लिए, मेटेरियलिस्टिक अप्रोच के लिए, लग्जरीज के लिए,
ऐसी भीड़ से ये फार फ्रॉम बहुत दूर हैं। अर्थात भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए जो शहरों के लोग आपस में भीड़ के रूप में द्वंद्व करते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, उनसे ये लोग बिल्कुल दूर हैं। मैं समझता हूं पहली पंक्ति समझ में आई होगी। देयर सोवर विशेष नेवर लर्न टू स्ट्रे। देयर सोवर विशेष, सोवर विशेष मीन सिविलाइज्ड डिजायर, civilized desire, their sober wishes, उनकी जो सभ्य इच्छाएं हैं, गांव वाले जो हैं उनकी सब जो इच्छाएं हैं, never learn to stray, वो कभी नहीं सीखे हैं to stray, त्यागना। never learn to stray, वो कभी भी अपनी सब इच्छाओं के लिए स्ट्रे, लर्न टू स्ट्रे का यहां मतलब है पाथ ऑफ वर्च्यूज, पाथ ऑफ वर्च्यूज। कहने का मतलब यह है कि उनकी जो सब इच्छाएं हैं, छोटी छोटी जो उनकी सब इच्छाएं हैं, उनको प्राप्त करने के लिए लर्न टू स्ट्रे, वो कभी भी सद्गुण का रास्ता छोड़ना नहीं सीखे हैं। अर्थात वो अपने सद्गुण के रास्ते से उन छोटी छोटी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए अपने सद्गुण भरे रास्तों को कभी छोड़ना नहीं सीखे हैं, कभी वो नहीं उन्हें छोड़ते हैं। Along the cool scattered well of life, along the cool scattered, और वो कभी सभ्यता से पृथक नहीं हुए हैं। स्क्वेटर्ड मीन्स पृथक होना, सेपरेट, सेपरेट। अलोंग द कूल, वो हमेशा अपनी सभ्य, या कूल का मतलब शांत, सभ्य इच्छाओं के लिए स्क्वेटर्ड, कभी दूर नहीं हुए हैं। अपने किनसे? लर्न टू स्टे, विर्चू के रास्तों से। उन सब तुच्छ छोटी छोटी इच्छाओं के लिए, अपने कार्यों की पूर्ति के लिए कभी भी उन्होंने सद्गुण का रास्ता नहीं छोड़ा। ओके, वेल ऑफ लाइफ, और उन्होंने अपना जो जीवन है वेल ऑफ लाइफ की तरह है। वेल मीन्स वैली, हियर वेल मीन्स वैली, वैली ऑफ लाइफ, जिंदगी की घाटी। देखो बहुत अच्छा अर्थ है। जिस प्रकार से एक घाटी, पहाड़ की, पर्वत की घाटी शांत रहती है, उस प्रकार से उन्होंने तुलना कर रहा है एक घाटी से कभी उनके जिंदगी की शांति की। जिस प्रकार से एक पर्वत की घाटी शांत रहती है, उसी प्रकार से उनका जीवन शांत रहता है। तो पर्वत के समान उनकी शांत जीवन की से उन्होंने अपनी सब इच्छाओं के लिए किसी चीज को, अपने जो रास्ते हैं उनको कभी त्याग नहीं किया। उनका जीवन बिल्कुल वैसा ही शांत है जैसा कि एक पर्वत की घाटी का शांतमय वातावरण होता है। ठीक है। They kept the noisyless tenor of their way, tenor, course of life. Tenor mean course of life. They kept the noiseless. उन्होंने जीवन जिया। They kept, उन्होंने जीवन जिया, the noiseless, noiseless, आवाज विहीन, जहां शोर शराबा नहीं है। They kept the noiseless tenor of their way. Tenor of their way, उन्होंने अपनी तरफ से, अपनी तरह से, course of life, tenor मतलब जीवन चक्र, जीवन का समय, पूरा जीवन चक्र। They kept the noiseless tenor of their way. उन्होंने अपने तरीके से अपने जीवन चक्र को बिना शोर शराबे के जिया। अर्थात उन्होंने अपने जीवन की इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए दुनिया की आपाधापी से वो दूर रहे, शोर शराबे से दूर रहे, जो जैसा कि शहरों में होता है। ठीक है, ये हमारी 4 लाइन्स हो गई यहां तक। 1 2 3 4, एक क्वाड्रेंट पूरा हो गया। यहां से सेकंड है, देखो ये फोर्थ ये है। Yet even these bonds from insult to protect. देखो थॉमस ग्रे क्या कहता है कि यद्यपि जो वो लोग हैं वो ऊपर की तरह जिए, ऐसे जैसा कि अभी मैंने बताया, बार बार इसका अर्थ करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगी क्लास।
ठीक है, तो आप उसको बार बार देख लेना। जैसा ऐसा ऐसा जीवन उन्होंने जिया है, फिर भी even these bonds from insult to protect these bonds का मतलब है कि ये जो रूड फोर फादर हैं, जो रस्टिक्स हैं, इनकी जो बॉन्स हैं, हड्डियां जो हैं, इनकी अस्थि जो है, इवन दीज बॉन्स फ्रॉम इंसल्ट टू प्रोटेक्ट, वे चाहती हैं, देखो यार, इंसल्ट टू प्रोटेक्ट का मतलब है, फ्रॉम इंसल्ट टू प्रोटेक्ट मीन्स दे वांट टू बी फ्रीड फ्रॉम ओब्लिवियन एंड इंसल्ट। They want to be safe from oblivion and insult। देखो कवि ये कहता है कि उन्होंने बड़ा शांत जीवन जिया है, शहर की आपाधापी से दूर, फिर भी इवन दीज बोन्स, इन लोगों की जो अस्थियां हैं, इन लोगों की जो हड्डियां हैं, इंसल्ट टू प्रोटेक्ट, वो चाहती हैं, अर्थात भाव ये है कि ये जो लोग थे इन्होंने बहुत शांत जीवन जिया था, लेकिन जब इनकी मृत्यु हुई तो ये लोग ऐसा चाहते थे कि भाई जीवन तो जैसा गया ठीक है, लेकिन जहां भी हमें दफनाया जाए, वहां हमें ऐसी जगह दफनाया जाए जहां हमारी कम से कम हमारी विस्मृति ना हो, अर्थात लोग हमें याद रखें, हमें भूले ना, दूसरा हमारी कोई बेइज्जती ना हो, अर्थात हमारे ऊपर से कोई ना गुजरे, हमें कोई रौंदे नहीं, तो हमारी इज्जत वहां पर खराब ना हो। Yet even these bonds from insult to protect, yet फिर भी even these bonds, इन लोगों की जो हड्डियां हैं, अस्थियां हैं, from insult to protect, वो बेइज्जती से अपनी सुरक्षा चाहती हैं, प्रोटेक्शन चाहती हैं। Some frail memorial still erected high, some frail frail means weak, dimmed, here dimmed, कमजोर से, हल्के फुल्के से, मेमोरियल यादगारें, स्टिल इरेक्टेड हाई, वहां पर लगा दी गई हैं, कुछ हल्की सी कमजोर यादें वहां लगा दी गई हैं, विद अनकॉथ राइम्स। अनकॉथ राइम्स का मतलब क्या है? देहाती पंक्तियां, अर्थात ग्रामीण भाषा में लिखी हुई पंक्तियां, देहाती काव्य की पंक्तियां, विद अनकॉथ राइम्स एंड शेपलेस स्कल्पचर डेक्ड, और आकृति विहीन स्कल्पचर मूर्तियां वहां लगा दी गई हैं। उनकी जो कब्र हैं उन पर क्या लगा दिया गया है? एक हल्का सा स्मृति सूचक चीजें लगा दी गई हैं, इरेक्ट कर दी गई हैं। एंड अनकॉथ रैम, और वो इरेक्ट जो की गए हैं मॉन्यूमेंट्स, उन पर अनकॉथ रैम यानी देहाती भाषा में कुछ लिख दिया गया है, ऐसे असभ्यता पूर्वक कुछ लिख दिया गया है। एंड शेपलेस शेपर्ड स्कल्पचर डेक्ड, और वहां पर आकृति विहीन कुछ मूर्तियां भी लगा दी गई हैं। शेपलेस स्कल्पचर डेक्ड, वहां पर कुछ आकृति विहीन मूर्ति, स्टेच्यूज वगैरह भी लगा दी गई है। ओके, इम्प्लोर्स द पासिंग ट्रिब्यूट ऑफ ए साइड। देखो ये लाइन बड़ी दर्द से युक्त है। इम्प्लोर जो लालायत रहती हैं, ये जो चीजें हैं, अनकॉथ राइम, शेपलेस स्कल्पचर, मेमोरियल, वीक, फ्रेल मेमोरियल, फ्रेल मींस वीक या डल या डिम्ड, यू कैन से डिम्ड, फ्रेल मींस वीक, ठीक है, और डिम। सम फ्रेल मॉन्यूमेंट्स स्टिल, जो यहां पर ये इरेक्ट कर दिए गए हैं ना, ये चीजें इम्प्लोर्स लालायत रहती हैं या मांगती हैं। द पासिंग, गुजरने वालों से, ट्रिब्यूट ऑफ साई, उनकी श्रद्धांजलि में एक आह। ये जो मूर्तियां आदि लगा दी गई हैं, इट इम्प्लोर्स द पासिंग ट्रिब्यूट, गुजरती हुई आहें चाहती है उनकी श्रद्धांजलि में। एक तरह से तो ऐसे अर्थ हो सकता है, इम्प्लोर्स, इन्हें लालायत रहती हैं, ये चीजें, ये ऊपर जो लिखी हुई चीजें हैं, ये सदैव लालायत रहती हैं। द पासिंग ट्रिब्यूट, गुजरने वालों से, ट्रिब्यूट ऑफ साई, उनकी श्रद्धांजलि में एक आह भरने के लिए, उनकी श्रद्धांजलि में एक आह भरने के लिए ये सारी चीजें लालायत रहती हैं। वहां से गुजरने वाले जो लोग हैं, पासर्स बाई हैं, जो वहां से गुजरने वाले लोग हैं, उनसे ये उनकी श्रद्धांजलि में एक आह के रूप में प्राप्त करना चाहती है, कि आह कोई दुख व्यक्त करे कि ये क्या हो गया वगैरह वगैरह, इस तरह से इम्प्लोर्स द पासिंग ट्रिब्यूट ऑफ साई,
वो लालायत रहती हैं सदैव ये चीजें गुजरने वालों से उनकी श्रद्धांजलि में एक आह प्राप्त करने के लिए। ओके, देयर नेम देयर ईयर्स स्पेल्ड बाय द अनलेटर्ड म्यूज, अब यहां से अलग है ये। देयर नेम उनका नाम, देयर ईयर्स का मतलब है देयर डेट ऑफ बर्थ एंड द डेट ऑफ डेथ। कवि कहता है देयर नेम्स उनके नाम, देयर ईयर्स और उनके जन्म का दिन और मृत्यु का दिन, स्पेल्ड बाय द अनलेटर्ड म्यूज। अनलेटर्ड मीन अनएजुकेटेड, म्यूज मीन्स हियर पोइट। देयर नेम उनका नाम, देयर नेम उनका नाम, देयर ईयर्स उनकी बर्थ, उनके जन्म का दिनांक, उनके मृत्यु का दिनांक, स्पेल्ट बाई लिख दिया गया है, स्पेल्ट बाई लिख दिया गया है, बाय द अनलेटर्ड म्यूज, अनलेटर्ड अनएजुकेटेड इलिटरेट म्यूज, एक अनपढ़ कवि के द्वारा। गांव के जो ऐसे चलते फिरते कवि हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं और सिस्टमेटिक चीजें नहीं लिखते हैं, ऐसे काव्य की पंक्तियां कुछ बना लेते हैं। अनलेटर्ड अनएजुकेटेड जो पोइट हैं उनके द्वारा, उनके जो ये इंस्क्रिप्शन है, ये मेमोरियल है, स्टेच्यूज हैं, उनके ऊपर उनका नाम और उनकी डेट ऑफ बर्थ स्पेल्ट लिख दी गई है अनलेटर्ड म्यूज, एक अनपढ़ किसानों के द्वारा, सॉरी अनपढ़ कवियों के द्वारा। अब अनपढ़ लोग अगर लिखेंगे तो सही थोड़े लिखेंगे, गलत लिखेंगे। तो भाव यह है कि जो कवि हैं, गांव के जो पोइट हैं, उन्होंने उनके ऊपर थोड़ी सी ऐसे ही कुछ लिख दिया है जो बिल्कुल ढंग से पढ़ने के लिए काबिल नहीं है, सही से नहीं है। शाब्दिक अर्थ तो यह देयर नेम उनका नाम, देयर ईयर्स उनके डेट ऑफ बर्थ, उनकी मृत्यु का दिनांक, स्पेल्ड बाय द अनलेटर्ड म्यूज, कम पढ़े लिखे या अनपढ़ कवियों के द्वारा वहां पर लिख दिया गया है। ठीक है, द प्लेस ऑफ फेम एंड एलेजी सप्लाई एंड मैनी ए होली टेक्स्ट अराउंड सी स्ट्रियोस, बहुत अच्छी लाइन है। द प्लेस ऑफ फेम एंड एलेजी सप्लाई, उनको लिखना तो चाहिए था फेम, उनका यश और एलेजी। इन द प्लेस ऑफ फेम एंड एलेजी सप्लाई, उनके यश की गाथा, उनके यश की गाथा, और वहां कोई शोक गीत लिखने के बजाय उसके स्थान पर एंड मैनी ए होली टेक्स्ट अराउंड सी स्ट्यूड, मैनी ए होली टेक्स्ट मीन्स लाइन फ्रॉम द बाइबल, होली बुक बाइबल, एंड मैनी होली अराउंड सी स्ट्यूज मीन्स हियर एड्स or to write the place of fame and elegy supply and many a holy text around sisters। उन कवियों ने क्या किया, लिखना तो उनका यश चाहिए था और या फिर वहां पर कोई शोक गीत लिखना चाहिए था, लेकिन इन प्लेस ऑफ देम, इनके स्थान, द प्लेस मींस इन प्लेस ऑफ, द प्लेस ऑफ इन प्लेस ऑफ फेम और एलेजी के स्थान पर उन्होंने बाइबल की कुछ पंक्तियां उस पर ऐड कर दी हैं, बाइबल से कुछ पवित्र, होली जो बाइबल है उससे कुछ होली लाइंस उन पर लिख दी हैं। यानी कि कवि ये कहना चाहता है कि कवि जो थे वो गांव के कम पढ़े लिखे, उनको करना क्या चाहिए था, उनको चाहिए था कि उन्हें उनके यश का गुणगान करना चाहिए था या फिर वहां कोई शोक गीत लिखना चाहिए था, लेकिन उसके स्थान पर उन्होंने किया क्या, उन्होंने बाइबल से, होली बुक जो बाइबल है, क्रिश्चियंस की पवित्र बुक जो है, उसमें से कुछ पवित्र लाइन ली और उन पर लिख दी। ठीक है, द प्लेस ऑफ फेम एंड एलेजी सप्लाई, एलेजी शोक गीत और यश के स्थान पर, जो सप्लाई पूर्ति करनी चाहिए थी किससे, फेम और एलेजी से, एलेजी और फेम जो लिखना चाहिए था उसके स्थान पर मैनी ए होली टेक्स्ट अराउंड सिस्टीज एड, बहुत सी होली बुक जो बाइबल है उस किताब में से कुछ पंक्तियां यहां पर लिख दी है। ठीक है, दैट टीच द रस्टिक मॉरलिस्ट टू डाई, दैट टीच, और ये जो लाइन्स हैं ये सिखाती हैं, पढ़ाती हैं, रस्टिक्स असभ्य रूड फोर फादर्स के लिए मॉरलिस्ट टू डाई, मृत्यु की नैतिकता। ये जो पंक्तियां हैं, दैट टीच द रस्टिक मॉरलिस्ट टू डाई, ये जो पंक्तियां हैं ये सिखाती हैं
दैट टीच द रस्टिक मॉरल्स टू डाई। ये जो पंक्तियां हैं ये सिखाती हैं नैतिकता, किसके लिए? टू रस्टिक रूड फोरफादर्स के लिए। हियर रस्टिक्स मींस रूड विलेजर्स, रूड विलेजर्स, वो गांव के जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए मृत्यु की नैतिकता सिखाते हैं कि डेथ इज इटर्नल, दैट इज द लास्ट गोल ऑफ समवन्स लाइफ, इटीसी एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके। For who to dumb forgetfulness to pray, this pleasing anxious being ever resigned, left the warm precinct of the cheerful day, nor cast one longing, lingering look behind। देखो, for who उन लोगों के लिए, to dumb forgetfulness a prey, जो अपनी forgetfulness के किसी के भूल जाने के शिकार हुए हैं। prey means victim, प्रे मीन्स क्या है? विक्टिम। फॉर हु उन लोगों के लिए, टू डम जो कि डम हैं, गूंगे हैं, फॉरगेटफुलनेस अ प्रे, और वो शिकार हो गए हैं किसके? फॉरगेटफुलनेस के, भूल जाने के। दिस प्लीजिंग एंजियस बीइंग एवर रिजाइंड, जब उन्होंने प्लीजिंग एंजियस, इसका मतलब है लाइफ फुल ऑफ प्लेजर एंड एंग्जाइटीज। इसका मीनिंग क्या है? अ लाइफ full of pleasures and anxieties, जिंदगी जो आनंद और चिंताओं से उनकी भरी हुई थी। बीइंग का मतलब है यहां पर लाइफ, द प्लीजिंग एंजियस, प्लेजर आनंद और चिंताओं से भरा हुआ उनका जो जीवन है, एवर रिजाइंड, रिजाइंड मीन्स हियर डाइंग, जब वो मर रहे होते हैं, जब वो मर रहे होते हैं, मृत्यु को प्राप्त कर रहे होते हैं, तो उनकी जो जीवन है खुशियों से और चिंताओं से भरा हुआ, लेफ्ट द वार्म प्रिसिंक्ट ऑफ द चीयरफुल डे। प्रिसिंक्ट मतलब एनक्लोजर, प्रिसिंक्ट मीन्स एनक्लोजर, लेफ्ट वो छोड़कर जाते हैं, वार्म ऊष्मा युक्त, गर्म, खुशनुमा, प्रिसिंक्ट एनक्लोजर को, सीमाओं को, ऑफ द चीयरफुल डे, प्रसन्नता से युक्त, चीयरफुल हैप्पीनेस, खुशी से युक्त जो उनके दिन थे, उनकी सीमाओं को ऊष्मा से युक्त, गर्मी से युक्त वातावरण में वो छोड़कर जाते हैं। नॉर कास्ट वन लॉन्गिंग लिंगरिंग लुक बिहाइंड, और वो पीछे दृष्टि नहीं डालते हैं मृत्यु उपरांत छूटने वाली वस्तुओं पर, उत्सुकता पूर्वक। मृत्यु उपरांत जो छूटने वाली वस्तुएं हैं उन पर वो उत्सुकता पूर्वक कोई दृष्टि नहीं डालते हैं। नॉर कास्ट द लिंगरिंग लॉन्गिंग लिंगरिंग लुक बिहाइंड, पीछे की जो अभिलाषापूर्ण उनकी चीजें थी, अभिलाषा से युक्त जो चीजें थी, उत्सुकता पूर्वक उनकी तरफ वो कोई दृष्टि नहीं डालते हैं। क्यों? अब देखो ऊपर वाली लाइन को इन तीन के बाद अगर लगाएंगे तो ज्यादा महसूस होगा कि जो वो लोग हैं, देखो इसको यहां से देखें, दिस प्लीजिंग एंजिटी बीइंग एवर रिजाइंड, जब वो प्रसन्नता और चिंताओं से युक्त जीवन को समाप्त करते हैं, यानी मृत्यु का वर्ण करते हैं। लेफ्ट द वार्म प्रिसिंक्ट ऑफ द चीयरफुल डे, और प्रसन्नतादायक जो समय है उनकी सीमाओं को वो छोड़कर दुनिया में जाते हैं। देखो वार्म जो शब्द हमेशा यूज होता है वेस्टर्न कल्चर के लिए, वो प्रसन्नता के लिए होता है, क्योंकि वहाँ ठंड बहुत ज्यादा होती है, तो वार्म को वो एक प्लीजेंटनेस का समय मानते हैं, शब्द मानते हैं। लेफ्ट द वार्म प्रिसिंक्ट ऑफ द चीयरफुल डे, प्रसन्नतादायक जो वार्म डेज की जो सीमाएं थी उनको जब वो छोड़कर जाते हैं। नॉर कास्ट द लिंगरिंग लुक बिहाइंड, फिर भी वो जो लॉन्गिंग है उनकी, नॉर कास्ट द लॉन्गिंग, वो उन अभिलाषाओं पर, उन इच्छाओं पर उत्सुकता पूर्वक कोई पीछे दृष्टि नहीं डालते, लेकिन इतना काम वो नहीं करते, लेकिन फॉर हु टू डम ग्रेटफुलनेस अप्रे, वो नहीं चाहते भूल जाने का शिकार होना, फिर भी उनकी ये इच्छाएं रहती हैं गांव के लोगों की कि कोई हमें ना भूले। ऊपर की लाइन को यहां लगाइए, फॉर हु, उनके लिए भी, टू डम फॉरगेटफुलनेस अप्रे, वो नहीं होना चाहते शिकार भूल जाने का,
गूंगेपन से, अर्थात ऐसा नहीं चाहते वो कि उन्हें कोई पीछे से याद ना करे। ओके, उनकी भी इच्छाएं होती हैं कि हमारे पीछे से हमें कोई याद करे और हमारे बारे में नाम ले, हमारी जो अचीवमेंट हैं उनके बारे में कोई बात करे। ओके, दैट इज अवर टुडेज क्लास। इंग्लिश एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे क्योंकि अभी आई थिंक कि बहुत लंबी हो गई, 2 से 3 GB में हो जाती है तो बहुत भेजी नहीं जाती फिर। मैं समझता हूँ समझ में आई होगी, 1 से 2 बार आप इसे देख लेना, समझ में आ जाएगी हिंदी। जो पोएम थी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी वो पहले करा चुके हैं, लेकिन पढ़ना सबका जरूरी है। आप भी ये पूरा पढ़ें, निश्चित रूप से पढ़ें, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी हो सकता है बीच में से बन जाए, तो हम उस सिचुएशन के लिए भी तैयार रहें कि अगर क्वेश्चन हमारे लिखाए हुए से आउट जा रहा है तो भी हम वो करके आए। ओके, स्टे होम, बी सेफ एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अब आप सब समझदार हो तो ये सब तो फॉर्मेलिटीज हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर टेकिंग आवर क्लासेस, कीप लर्निंग विद अस, थैंक्स अगेन, थैंक यू वेरी मच।